हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बिन 3 वीक्स जब से मैंने कुछ इस चैनल पे नहीं डाला। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं बिना बताए ऐसे गायब हो जाती हूँ। बट द रीज़न इज़, पहला तो मुझे इस चैनल को एजुकेशन वाले चैनल पे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए मैं वेट लॉस वाले वीडियोज़ या जो डेली व्लॉग टाइप के वीडियोज़ थे या जो व्हाट आई ईट इन अ डे वाले वीडियोज़ थे वो नहीं बना रही थी। सेकेंडली, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, बहुत हफ्तों से ख़राब चल रही है। एक्चुअली अभी भी ख़राब है, मेरा गला बीच में बंद हो जा रहा है। इसके पहले मैं लिटरली यहाँ पे पानी, हैंकी, विक्स, झंडू बाम लेके सब कुछ लेके बैठी हूँ, क्योंकि मेरा गला बंद हो जा रहा है, मतलब ऐसे बोला ही नहीं जा रहा है। उसके बाद नाक बंद हो जा रही है, सांस नहीं आ रही है। अभी भी मेरी आवाज से कहीं ना कहीं आपको मिड ऑफ द वीडियो पे या स्टार्टिंग पे भी शायद लग रहा होगा कि मेरा कफ ही ठीक नहीं हो रहा है। इट्स बीन 2-3 वीक्स, सो ऐसे तो चलते ही रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसर्टेशन वाले वीडियो के लिए बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करी, जब से मैं अपना बना रही थी। बट मेरा ये था कि एक बार मेरा डिसर्टेशन सबमिट हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कैसे मैंने अपना बनाया। और मे बी मुझसे भी बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से लोगों ने बनाया हो, बहुत मेहनत से काम किया हो। तो शायद उनको मेरा तरीका उतना अच्छा ना लगे, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इससे आपकी हेल्प हो तो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले तो कॉलेज टू कॉलेज एंड टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि आपके टीचर कितने चिल हैं और कितने सीरियस हैं। हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट में टीचर्स थे, उसमें से कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनको हर एक काम बहुत अच्छे से चाहिए होता था। और कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनको लास्ट टाइम तक भी पता नहीं था उनके उनके अंडर कौन-कौन से बच्चे हैं और उनके बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। और वो बहुत, मतलब जब डिसर्टेशन फाइनल होने का टाइम आ गया था लास्ट-लास्ट में, वो लिटरली 2-3 महीने की छुट्टी चले गए थे। तो ऐसे टीचर्स भी थे और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने बहुत मेहनत से काम करा था। लिटरली उन्होंने हर्बेरियम फाइल तक बना रखी थी अपने डिसर्टेशन की। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, ऐसे बहुत सारे साइट्स होती हैं जो आप उनको टॉपिक बोलोगे तो आपको पूरा डिसर्टेशन बना के दे देंगे। वहाँ से लिटरली 1 दिन में करके लेके आ गए थे। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे टीचर के अंडर हो। पहले मैं बता देती हूँ कि मैं मेरी मैम कैसी थी। तो मैं जिन टीचर के अंडर थी वो अभी अपनी पीएचडी कर ही रही है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे कॉलेज पे। शी इज़ द यंगेस्ट प्रोफेसर हमारे जितने भी डिपार्टमेंट में, जितने भी टीचर्स हैं उनमें से। तो हमें जब से पिछले साल आई थिंक जून-जुलाई में हमको बोल दिया था कि अपना डिसर्टेशन का काम स्टार्ट करो, फोटोज़ वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट करो। और हम किस-किस टीचर्स के अंडर है ये बच्चों को पता चल गया था। तो हमारी मैम ने उसी दिन ग्रुप बना दिए थे और हमें काम डिवाइड कर दिया था कि आज तुमको इतना इंट्रोडक्शन लिखना है, इतने तारीख तक का मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए एज़ एनी हाउ। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट में बच्चे हैं और उनमें से जो हम जिस मैम के अंडर मैं थी, उन मैम के अंडर जितने भी बच्चे थे, दे वर द लकीएस्ट स्टूडेंट, मैं आपको बोलूँगी। क्योंकि मैम ने काम पहले ही ऐसे, शी वाज़ स्ट्रिक्ट सबसे पहले तो। तो उन्होंने काम डिवाइड कर दिया था कि तुम्हें इतने तारीख तक का ये लिख के देना है, इतने तक का ये लिख के देना है। तो हम जब अपनी क्लास के बच्चों को देख रहे थे, वो लास्ट तक का उनके टीचर्स नहीं थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था किससे कॉन्टैक्ट करें, कहाँ से काम इम्प्रूव करें, क्या करें, तब तक का हमारा काम हो चुका था। सो मैम ने वैसे अच्छे से करवा दिया था, अगर मैम की बात कोई सुनता तो। तो मैंने तो सुन लिया था, मेरा काम टाइम पे हो गया था, लास्ट टाइम पे इतनी हबड़-तबड़ नहीं हुई कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो डिपेंड करता है आप कैसे टीचर के अंडर हो। नाउ आई विल टेल यू कि मैंने कैसे बनाया। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं डिसर्टेशन होता क्या है। जब आप एमएससी में होते हो, अब तो शायद उत्तराखंड की मैं स्पेशली बात करूँ तो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। उसमें मैं देख रही थी बीएससी फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो लोग भी अपना ऐसा डिसर्टेशन टाइप्स कुछ तो काम कर रहे हैं। उसके बाद एमएससी के स्टार्टिंग से ही उनको सिनॉप्सिस वगैरह कुछ बनाना होता है, देन वही टॉपिक आगे जाके उनका डिसर्टेशन का टॉपिक बन जाएगा। तो ऐसा कुछ-कुछ अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बट हम लोग के टाइम पे नहीं आई थी, हमारे 1 साल बाद वो पॉलिसी आ रखी है। तो हमारा यही था कि हमें एमएससी के लास्ट सेमेस्टर पे हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं और एक हमारा डिसर्टेशन है जो कि आई थिंक 300 मार्क्स का है। सो अब जैसे अब मैम हमने सीनियर्स का देखा तो उसमें से वो लोग तो बहुत ही आसानी से उन लोगों ने बना दिया था। दे वर लिटरली कॉपिंग फ्रॉम चैटजीपीटी और जेमिनी, और वैसे वो लोग कुछ-कुछ लोग, मतलब सब तो नहीं, जितनों को मैं पर्सनली जानती हूँ उन लोगों को दे वर लाइक सो चिल कि ऐसे काम कर लेना। तो मैम ने जब हमको काम दिया, तो मैम ने बोला पहले टॉपिक्स लिख के लाना। तो हम सब लोग कुछ टॉपिक्स लिख के गए थे। मैं तो जितने टॉपिक्स लिख के लेके गई थी, मैम वाज़ लाइक ये क्या है? तो मैम ने मुझे खुद ही रिकमेंड किया कि तुम एडिबल फ्लावर्स पे बना सकती हो। तो मुझे लगा ओके येस व्हाई नॉट, मतलब इतने सारे फूल है, रोज़ है, हिबिस्कस है और वो जो गेंदे वाला फूल होता है वो है और भी सनफ्लावर है, इतने सारे फ्लावर्स हैं, बना लूँगी। मैंने बहुत मज़े-मज़े में हाँ बोल दिया और मैम ने मेरा वो लॉक कर दिया कि ठीक है तुम्हारा एडिबल फ्लावर्स है। अब धीरे-धीरे जब मुझे ऐसे पता चला कि स्टडी एरिया, पहले मुझे लगा कि सिर्फ़ पूरे उत्तराखंड पे बनाना होगा, ये चीज़ भी आपको समझनी है। अगर मैम बोलती है अपना स्टडी एरिया डिफाइन करो, तो अपना आपका स्टडी एरिया ये नहीं कि आप पूरा स्टेट ही स्टडी एरिया पे लेके चलोगे। मुझे लगा मैं उत्तराखंड पे बना लूँगी, उत्तराखंड में कितने सारे एडिबल फ्लावर्स मुझे मिल जाएँगे, बट नो,
आपको एक पर्टिकुलर स्टडी एरिया पे लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने गाँव का लिया था, अल्मोड़ा। एक पूरी डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ी आती है, उसके अंदर इतने सारे गाँव होते हैं, तो अब हर एक गाँव पे जाके तो नहीं ले सकते, है ना? तो एक पर्टिकुलर मैंने अपने गाँव का लिया था, उस एरिया में जितने एडिबल फ्लावर्स, हमारी मैम का ये था कि कम से कम 50 स्पेसीज़ तो होनी चाहिए, डिसर्टेशन इतनी पतली नहीं बननी चाहिए। अब लेकिन जिन बच्चों ने टेरिडोफाइट फर्न्स वगैरह पे बना रखा है, तो उनको इतने सारे फर्न्स कहाँ से मिलेंगे? तो उन्होंने 10 से 11 स्पेसीज़ भी ले रखी हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके टॉपिक क्या है, एंड इसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगी, बट बॉटनी के लिए सिर्फ़, क्योंकि मैं बॉटनी वाली हूँ, तो मैं अपने क्लास के बच्चों से पूछ के बना सकती हूँ, उन्होंने किस टॉपिक पे डिसर्टेशन बनाया था, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे सर्च करे, मुझे कुछ नहीं मिला था। सो हमारे जो सीनियर्स थे, उसमें से बहुत सारे लोगों ने बोला चैट जीपीटी से कर लो, कुछ नहीं होता। तो जब मैम ने काम दिया, तो हमारी मैम का ये था कि 50 स्पेसीज़ कम से कम होनी चाहिए, एंड आपके डिसर्टेशन की फाइल कम से कम 50 से ऊपर पेजेज़ की, मतलब 45 प्लस पेजेज़ की होनी चाहिए। इतनी पतली नहीं होनी चाहिए 10-12 पेजेज़ की। तो वी वर लाइक ओके मैम। सो हम मैम ने हमको बोला अपना जो इंट्रोडक्शन है वो 6 पेजेज़ का लिखो। फिर मैं उसमें से छाँटूँगी एंड मैं तुमको बताऊँगी कितने पेजेज़ का रखना है। अब हमें लगा 6 पेजेज़ में क्या लिखें? तो हमने क्या किया कि चैट जीपीटी से सब कुछ कॉपी करके चले गए। मैंने बोला ये मेरा टॉपिक है एडिबल फ्लावर्स, मुझे एक इंट्रोडक्शन लिख के दे दो। एंड मैं 6 पेजेज़ का इंट्रोडक्शन लिख के ले गई। मैं 2-3 बार लिख के लेके गई, हर बार चैट जीपीटी से लिख के लेके गई, हर बार मैम ने वो काटा। तो मैं बीच में तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ कि ये क्या है, मैम बार-बार क्यों काट रही है। एंड देन मुझे समझ में आया कि यार, मतलब उन बच्चों का शायद चल गया था कि पूरा नेट से या एआई के हेल्प से कर लो, बट हर किसी का नहीं चलेगा, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपको स्टडी एरिया डिफाइन करनी है। आप जिस भी एरिया में रहते हो, उस एरिया के अकॉर्डिंग आप किस चीज़ पे आपका क्या टॉपिक हो सकता है, वो आप खुद डिसाइड करना या अपने सुपरवाइज़र से बात करना। जैसे आप उत्तराखंड से हो, तो आप प्लांट डिज़ीज़ पे काम कर सकते हो, आप वीट जो प्लांट्स होते हैं उन पे काम कर सकते हो, आप एडिबल फ्लावर्स पे भी काम कर सकते हो, आप ज़ीरोफिटिक प्लांट्स पे काम कर सकते हो, आप इंडोर प्लांट्स पे काम कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएँगे, और कुछ टॉपिक्स मैं आपको इसके बाद एक वीडियो बना दूँगी। अगर आप ब बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपने क्लास के बच्चों से पूछ के, उनके टॉपिक्स पूछ के आपको बता दूँगी, सो दैट आपको समझ में आ जाए, थोड़ी हेल्प मिल जाए। एंड वो आप और फ़ोटोज़ जब क्लिक करोगे तो आपको प्ले स्टोर पे जीपीएस कैमरा करके ऐप मिलेंगे। उनको डाउनलोड कर लेना 1-2 ऐप्स। कुछ ऐप्स तो ऐसे होते हैं जो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन चल जाते हैं, किसी-किसी के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। अब आप अपने स्टडी एरिया पे गए हो, वहाँ पे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से आप ऐप्स देखना जो बिना नेट के चल जाएँ, एंड आपको वो वैसे फ़ोटो क्लिक करनी है। उससे आपका काम थोड़ा ऑथेंटिक लगता है। आप जो फ़ोटो क्लिक करते हो उसके नीचे पे उसकी लोकेशन वगैरह, टाइमिंग एंड ऑल सब कुछ आ जाती है। दूसरा उसके बाद फ़ोटोज़ आप साइड बाय साइड क्लिक करते रहो, किसी सीज़न पे कुछ मिलेगा, किसी पे कुछ मिलेगा, एंड देन ना लिखना भी स्टार्ट करो। यू कैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। पहले की स्टार्टिंग के पेजेस छोड़ दो, ठीक है? जो फ्रंट पेज होता है या जो सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको अभी छोड़ दो। गो फॉर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। इंट्रोडक्शन पे मैं सबसे पहले चैट जीपीटी से छाप के लेके चली गई थी, 2-3 बार वही सारा छेप के वहाँ मैंने मैम को दिखा दिया, मैम ने वो काट दिया, पूरा-पूरा काट दिया देख के। और बहुत सुनाया भी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। देन फिर मैंने पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किए, तो गूगल स्कॉलर पे जाना है, आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे गूगल स्कॉलर डालना है, गूगल स्कॉलर पे खोल के आपके जो टॉपिक है वो आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है एडिबल फ्लावर्स, आपको एडिबल फ्लावर्स सर्च करना है। मेरे को उत्तराखंड के ऐसे बहुत कम पेपर्स मिले थे, मुझे बाकी नॉर्थ ईस्ट वगैरह के ऐसे-ऐसे पेपर्स ज़्यादा दिख रहे थे। तो उन पेपर्स को खोलना है आपको, और उसके बाद आपको पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करना है। येस, आपको पेपर्स पढ़ने हैं। ऐसे ही काम होता है, और ऐसे काम से आप सीखोगे भी बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्सा आएगा, बट धीरे-धीरे आपको इंटरेस्ट भी आएगा, अगर आपको ऐसे रिसर्च-विसर्च में मज़ा आता है। तो आपको पेपर खोलना है। एक पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 15, 20, 25, 30 तक पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टार्ट पेपर्स पढ़ना शुरू करो, और आप पेपर्स पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन का तो मैं आपको सिंपल ही बता देती हूँ, कोई शायद किसी को ऑफेंड हो जाएगा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपके टीचर्स बोलते हैं वैसे करो। तो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन इतनी बार पता है क्या किया था, चैट जीपीटी से कर लिया था, कभी जेमिनी से, कभी और जो एआई ऐप्स हैं उनसे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, 3 बार लिटरली मैम ने मेरा वो कैंसल कर दिया था इंट्रोडक्शन। तो फिर मैंने क्या किया, मैं गई गूगल स्कॉलर पे, वहाँ पे मुझे जो पेपर्स दिख रहे थे, तो मैंने वहाँ से चीज़ें कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। उसमें जो इंट्रोडक्शन थे, बहुत सारे पेपर्स के इंट्रोडक्शन मैंने कॉपी करे, और उनको कॉपी कर के फिर मैंने एक जगह पे लिखना स्टार्ट किया अपने फ़ोन के नोट सेक्शन पे। देन वहाँ से चीज़ें थोड़ी छाँटनी शुरू करी कि कौन-सा मेरी एरिया से थोड़ा मैच करता है, या इस टाइप के फ्लावर्स मेरे एरिया में मिलते हैं, तो वो वहाँ पे डिफाइन हो रहे हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे एरिया पे नहीं मिलती, वो बाहर कहीं मिलती है, तो
वो चीज़ वहाँ से हटाना, ऐसे करके मैंने काम किया, वो मैम ने एक ही बार में अप्रूव कर दिया। तो मतलब मैंने तो सिर्फ़ वहाँ से कॉपी करा और कुछ वहाँ पे मैंने थोड़ी चैट जीपीटी की हेल्प ली कि जो चीज़ें मैंने पहले गूगल स्कॉलर से कॉपी करी थी, कॉपी करने के बाद उनको मैंने अपने तरीके से छाँट-छाँट के कि क्या-क्या मेरे इंट्रोडक्शन में जाएगा एंड देन आई आस्क्ड गूगल एआई वो सारा वहाँ पेस्ट करके कि इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिख के मुझे दे दो, थोड़ा मॉडिफाई करके दे दो, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लिख के दे दो, तो उसने वैसे लिख के दे दिया था। बट वो मेरा तरीका ही था, इट्स जस्ट दैट कि उसने थोड़ा उसको एनहांस कर दिया। तो वैसे मैंने मैम को दिखाया, वो मैम ने एक बार में इम्प्रूव कर दिया। सो दैट्स हाउ आई रोट माय इंट्रोडक्शन एंड बहुत सारे बच्चों ने हमारी क्लास के, जो हमारे एचओडी सर के अंडर थे, उन बच्चों ने लिटरली कॉपी से लिख-लिख के मतलब अपने तरीके से लिख के लिखा था। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। बट हाँ, मैंने पहले 3 बार में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। सो आई थॉट कि लेट इट बी, मैं वहाँ से कॉपी-वॉपी करके मैंने करा और वो मेरी मैम ने अप्रूव कर दिया था। तो आप भी ये कर सकते हो और अपने तरीके से लिखो तो वेल एंड गुड। नाउ उसके बाद मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया। कुछ लोग इसे बाद में लिखते हैं बट मैंने पहले लिख दिया था। मैम ने ही बोला था हमारी, क्योंकि मैम ने पहले इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बोला, वो मैंने लिख दिया था एंड देन मैम सेड टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए फिर तब तक तो मैं पेपर पढ़ने लगी थी और मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा था। तो हमारी मैम ने हमको ये बोला था कि आप पेपर पढ़ो, कम से कम 10-15 पेपर पढ़ो, तो मैंने कुछ 20-25 पेपर्स पढ़े थे एंड पेपर पढ़ने के बाद उसमें ना एक एब्स्ट्रैक्ट वाला सेक्शन होता है, उसमें उनका जितना भी पेपर होता है, उसको वो जो भी उनके पेपर में होता है, वो उतना वो एक पैराग्राफ में 1-2 पैराग्राफ में कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है? तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ो एंड वहाँ से ना आपको उनकी एम पता चलेगा, एट द सेम टाइम आपको उनकी मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा बहुत, थोड़ी मेथड उनकी मेथड्स पता चलेंगी, उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं वो आपको पता चलेंगी। एट द सेम टाइम जब आप उनका कंक्लूजन वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको वो सजेस्ट करते हैं कि फ्यूचर रिसर्च में क्या-क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। नाउ आपने एक पेपर पढ़ा तो ये सारी चीज़ें पढ़ के उसका एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन आपको पढ़ना है और उस बेसिस पे जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसका शॉर्ट नोट बना लेना है। एक पेपर का शॉर्ट नोट 1 से मतलब 1 पेज में बनाना है, आगे वाला पेज, पीछे वाला पेज या 2-3 पेज में जितना भी तुमको लगे ईज़ी। ऐसे-ऐसे करके तुमको ट्राई करना कि 1 दिन के 4 से 5 पेपर्स तुम पढ़ो, सो दैट काम थोड़ा जल्दी हो। मतलब मैं हमारी मैम ने थोड़ा कम टाइम दिया था रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मैम के पीएचडी के एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ तो होने मतलब कुछ तो चल रहा था उनका पीएचडी का काम, तो वो छुट्टी जाने वाली थी। तो हमने वो थोड़ा जल्दी-जल्दी में लिखा, तो पेपर थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे थे। इफ यू हैव इनफ टाइम तो आप कम पेपर भी पढ़ सकते हो 1 दिन के। कम पेपर पढ़ोगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। देन ये सेम चीज़ आपको अब 15-20 पेपर्स के लिए, जितने भी आप 10-15 पेपर्स पढ़ोगे, उनके लिए रिपीट करनी है। मतलब आप देखोगे उनके जो आइडियाज़ हैं ना, वो रिपीट हो रहे हैं और आपको वहाँ पे से इंटरेस्ट भी आने लगेगा। कि आप 4-5 पेपर पढ़ोगे, आप देखोगे कि अच्छा इस पेपर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इस पेपर में कुछ ऐसा ही हुआ था। तो वो जो कॉमन पॉइंट्स है ना, वो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो जाता है। उसको फिर अपने तरीके से लिखो एंड देन वहाँ पे जो मिसिंग पॉइंट्स आपको लगते हैं, अब देखो आप एमएससी वाले स्टूडेंट हो तो आपसे टीचर्स ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अपना पेपर पेपर पब्लिश कर रहे हो या आप पीएचडी वाले बच्चों के जैसे लिखोगे। इट्स जस्ट दैट कि आप पहली बार ये लिख रहे हो, है ना? तो आप इतना आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते, सो जस्ट चिल रहो, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मिसिंग पॉइंट्स है वो आपका रिसर्च गैप हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी रिसर्चर ने किसी एरिया में काम कर रखा है, आपके एरिया में काम नहीं किया, आप अपनी एरिया में काम कर रहे हो, तो वहाँ से आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। अब देखो आपको पता कैसे चलेगा कि आप फॉर एग्जांपल एडिबल फ्लावर्स क्या है? कुछ-कुछ चीज़ें तो मेरे गाँव में तो कुछ-कुछ फ्लावर्स थे जो जिनकी सब्ज़ी बनती ही बनती है, वो एडिबल है ही, किसी न किसी तरीके से हम उनको लेते ही लेते हैं। चाहे वो टीज़ में लेते हो या फिर उसकी सब्ज़ी बना के लेते हो या फ्रिटर्स इस तरीके से कुछ बना के लेते हो। तो वो कुछ-कुछ मुझे नॉलेज थी अपने गाँव से। बट आप क्या करना कि जब आप पेपर्स देखोगे तो आप देखना उनको क्या-क्या स्पीशीज़ मिली हैं। उनको जो-जो स्पीशीज़ मिली हैं शायद उनके कॉमन नेम और हमारे कॉमन नेम डिफरेंट हो, बॉटनिकल नेम तो सेम ही होते हैं। तो आप उनको सर्च करना गूगल पे एंड आपको पता चलेगा ये चीज़ आपके एरिया पे होती है कि नहीं होती है, या एक पूरी लिस्ट बना लेना एंड आपको जो-जो उसमें से मिल रहा है उसको टिक-टिक करते रहना। तो ऐसे करके आप जब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करोगे, आप कहीं भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टॉपिक एडिबल फ्लावर्स है, तो मैं तो क्या करती थी कि जहाँ भी मैं जाती थी अपनी एरिया में, अपने स्टडी जो मेरा स्टडी एरिया था, उस एरिया में मुझे जितने भी फ्लावर्स मिलते थे, मैं सबकी फ़ोटो क्लिक कर लाती थी। फिर घर आके मैं गूगल लेंस पे देखती थी कि इट्स एडिबल और नॉट, ऑल ऑफ दिस उसका बॉटनिकल नेम, फिर उसे पेपर्स पे सर्च करती थी कि कहीं पे इसका ज़िक्र हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो ऐसे करके दिमाग तो बहुत लगता है बट एट द एंड सब वर्थ इट ही लगता है। सो दैट्स हाउ आई रोट माय रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तुम भी ऐसे ही लिख सकते हो एंड थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये 2 चीज़ें ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इंट्रोडक्शन में तो मैं अपनी
क्या बोलूँगी, मूर्खता की वज़ह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में थोड़ा टाइम लगा, बट मैम ने एक आध बार में थोड़े चेंजेस करवाए, बट ऐसा नहीं कि पूरा काट दिया, जैसे मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन काट दिया था, वैसे नहीं काटा, क्योंकि मैंने थोड़ा मेहनत से ही काम किया था, इतने पेपर्स पढ़ के काम किया था। और थोड़ा बहुत आप चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प ले सकते हो। देखो, इतनी अच्छी इंग्लिश हमारी होती नहीं है कि हम बिल्कुल अच्छा साइंटिफिक तरीके से चीज़ें लिखें, है ना? एक वो पैटर्न से लिखें। तो वो चीज़ आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, बट ये नहीं कि आप पूरा ही चैट जीपीटी को बोलोगे ये मेरा टॉपिक है और मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख के दे दो। तो अगर कोई स्मार्ट टीचर होगा, कोई ऐसा टीचर होगा जो अच्छे से चीज़ों को परखता होगा, तो वो तो काट देगा भाई, जैसे मैंने काटा था। और अगर कुछ बहुत ईज़ी टीचर्स हैं, मतलब ध्यान नहीं देते ज़्यादा, तो फिर मेबी चल जाए, लेकिन फिर तुमको पता नहीं चलेगा ना, तुम कैसे लोगों को बताओगे कि कैसे काम करना है। लेकिन ऐसे भी चलता है, तो जिसकी गाड़ी ऐसे चलती है, मुझे तो ये लगता है। तो दैट्स हाउ आई रोट माय रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड माय इंट्रोडक्शन, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि था स्टडी एरिया। तो स्टडी एरिया इज़ वेरी सिंपल, मतलब स्टडी एरिया आप 2-3 घंटे में भी लिख सकते हो आराम से बैठ के। स्टडी एरिया के लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको गूगल क स्कॉलर पे जाना है, अपनी एरिया के स्टडी पेपर सर्च करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टॉपिक है वही आपके स्टडी एरिया पे मिले, आपको नॉर्मल आपकी स्टडी एरिया में जो भी पेपर पब्लिश हुए हैं, वो देखने हैं। आपके स्टडी एरिया में जो पेपर पब्लिश हुए हैं, उनका स्टडी एरिया देखो किस तरीके से लिखा है, क्योंकि आपका स्टडी एरिया भी सेम ही है। तो उस तरीके से अपना स्टडी एरिया लिखो, और उस तरीके से अपना स्टडी एरिया लिखते-लिखते आपको क्या करना है कि उसमें आपको जो स्पीशीज़ वगैरह मिल रही हैं, वो चीज़ें वहाँ कहीं पे इंक्लूड कर देते हो कि जैसे उन्होंने इंक्लूड करी हो। तो उस तरीके से अपना स्टडी एरिया लिखना है। स्टडी एरिया इज़ सो सिंपल, अपने सीनियर्स का भी आप डिसर्टेशन मार्क के रखना। आप जिस सुपरवाइज़र के अंडर हो, आपके जो सीनियर उन सुपरवाइज़र के अंडर थे, उन बच्चों के आप डिसर्टेशन मार्क के रखना और उस तरीके से काम करना, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। मैं बताती हूँ आगे कैसे। देन कम्स टू मेथोडोलॉजी, इट्स आल्सो वेरी ईज़ी। थर्ड चैप्टर के अंदर ही हमने लिखा था मेथोडोलॉजी। उसमें क्या करना था कि आपने कैसे काम किया है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने लैब बेस्ड काम किया था, तो वो लैब के बेसिस पे, मतलब लैब बेसिस पे लिखेंगे कि हमने लैब में ये काम किया, ये हमारे रिजल्ट्स वगैरह थे। एंड उसके साथ ही मेरा तो फ़ोटो बेस्ड, मतलब फ़ील्ड वर्क ही था, तो मैंने उस तरीके से लिखा कि मैं फ़ील्ड में गई, मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी, मैंने लोकल से बात करी। तो ये भी आप अपने सीनियर के डिसर्टेशन से ही देखना, और वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें तो आप बिना रिसर्च पेपर पढ़े भी कर सकते हो, अपने तरीके से लिखनी होती हैं 2 चीज़ें। एक चीज़ मैं बताने भूल गई, अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे या फिर अपने इंट्रोडक्शन पे कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव भी आपको मार्क करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव आर सो सो इम्पोर्टेंट। आपके जो एग्ज़ामिनर आते हैं, मैंने सुना है, मेरा वाइवा एक्सपीरियंस इतना खराब हुआ था, इवन हमारी क्लास में सारे ही बच्चों का वाइवा एक्सपीरियंस खराब हुआ था। बट मैंने सुना है एग्ज़ामिनर जो आते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव से ही आपसे क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव, आप क्या उस अपनी जो डिसर्टेशन से है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप क्या डिफाइन कर रहे हो अपनी डिसर्टेशन में? वो चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपके ईज़ी ऑब्जेक्टिव्स हो, सो दैट आपको डिफाइन करने में ईज़ी हो। जैसे मेरा था टू डॉक्यूमेंट कॉमनली यूज्ड एडिबल फ्लावर्स इन दिस एरिया, उसके बाद उनके यूजेस, उनके कुलिनरी यूजेस और उसके ट्रेडिशनल यूजेस, ऐसे करके मेरा वो था, मेरा ऑब्जेक्टिव मेरे कुछ ऐसे थे। तो कुछ ईज़ी ऑब्जेक्टिव्स ढूँढना जो तुम्हें डिफाइन करना ईज़ी हो। अब तुम्हें चैप्टर 4 लिखना है, जो कि है रिजल्ट। तो रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट पे अब तुमको क्या करना है कि तुम्हें रिजल्ट तुम तभी लिख सकते हो जब तुमको सारे फ्लावर्स मिल गए, अपने सारी फोटोज़ वगैरह तुम्हारी हो गई हैं, उसके बाद ही रिजल्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो रिजल्ट पे तुमको क्या करना है कि तुम्हें जितनी फोटो मिली है, जितनी भी स्पीसीज मिली है, फॉर एग्जांपल तुम्हें 50 स्पीसीज मिली है, मुझे तो कुछ 46 से मिली थी, तो 50 स्पीसीज मिली है, ठीक है? तो एक चीज मैं बता दूं, इनके बॉटनिकल नेम के हिसाब से तुमको इनको अल्फाबेटिकली लिखना होता है। अब यहाँ पे तुम खुद से देखते रहोगे, अच्छा ये ए पहले आता है, बी पहले आता है, तो वर्क स्मार्ट। चैट जीपीटी पे डालो या किसी भी जेमिनाई वगैरह पे डालो कि ये स्पीसीज मुझे मिली है, तो फोटो क्लिक करके डाल दो पेज के जहाँ पे तुमने लिखा है, और इसको अल्फाबेटिकली असेंबल करके दे दो। तो मैंने पहले टेबल, मतलब मैंने रिजल्ट पे सबसे पहले क्या किया था कि मुझे क्या-क्या स्पीसीज मिली हैं, वो कौन-कौन सी फैमिलीज़ से हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एस्टेरेसी सबसे ज़्यादा मिले थे, तो एस्टेरेसी से मुझे इतने मिले हैं, मालवेसी से मुझे इतने मिले हैं, बाकी जो फैमिली है एपियेसी वगैरह इसमें से इतने-इतने मिले हैं, फैबियेसी से इतने मिले हैं। तो ऐसे करके कौन-कौन सी फैमिलीज़ से मिल रखे हैं। देन वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर्स हैं, क्या है, उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको उसमें पाई चार्ट बनाना होता है, ग्राफ्स बनाने होते हैं। तो मैंने एक पाई चार्ट बनाया था, जो कि मैंने बनाया था कि वो चाहे हर्ब्स है, श्रब्स है, क्या है, उस तरीके से पाई चार्ट बनाया था। अगर आप वर्ड फाइल पे बना रहे हो तो सो ईज़ी, आपको देखना है कि आपके कितने हर्ब्स, श्रब्स हैं,
एंड उस हिसाब से फिर आप वहाँ पे डाटा डाल दो कि इतने मुझे हब्स मिले, इतने शब्स मिले, तो खुद ही आपको पाई चार्ट बना के दे देता है। या ये आप खुद से भी और किसी ऐप से बना सकते हो या चैट जीपीटी से भी बना सकते हो, बट चैट जीपीटी हमेशा एक्यूरेट चीजें नहीं देता, ये चीज ध्यान देना। वो एक एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। उसमें क्या हुआ था कि पाई चार्ट तो मैंने चैट जीपीटी से बनवा लिया था, वो सही बना के दिया था उसने। देन कम्स टू फैमिली। मुझे कुछ 16 फैमिलीज थी टोटल मुझे, और उसमें से एसटी से सबसे ज्यादा मुझे मिले थे। तो जब मैंने ग्राफ बनाया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे ग्राफ बना के दे दो, इतनी इतनी फैमिलीज है और इस फैमिली से मुझे इतने से इतना ये मिला है। तो उसने ऊपर, मैंने लिखा तो पूरा 16 फैमिलीज है, बट ग्राफ में उसने 13 फैमिली से दिखा रखी है। एंड हमारी मैम इतनी स्मार्ट, मैम लिटरली कैलकुलेट कर रही थी ग्राफ्स को इतने सारे, और वो जो ग्राफ्स एक साथ इतने सारे होते हैं, मतलब 13 ऐसे डंडे हैं, तो थोड़ा क्लमज़ी सा हो जाता है। मुझे लगा कौन ही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि मैंने खुद कैलकुलेट नहीं किया था। बट मैम ने वो कैलकुलेट किया। अब मैम भी लाइक, बेटा तुमने ये कैसे बना रखा है? मैम ने एक बार भी चैट जीपीटी का ज़िक्र नहीं किया, बट मैम बोल लास्ट में मैम ने बोला, मुझे पता है बहुत सारे में से तुम लोगों ने चैट जीपीटी चाचा की हेल्प ले रखी है। तो फिर मैंने वो प्रॉपर ऐप से बनाया, एमएस वर्ड से ही, फाइल से जहाँ से मैं काम कर रही थी, उससे बनाया, तो वो आराम से हो गया था। सो दैट्स द वन थिंग। ऐसे आपको काम करना है। देन उसी में मैंने टेबल, 2 टेबल्स बना रखी थी। पहली टेबल में मैंने सिंपल बनाई, उसमें सीरियल नंबर लिखा, उसके बॉटनिकल नेम अल्फाबेटिकली अरेंज होने चाहिए और इटैलिक्स पे लिखे होने चाहिए। एंड देन उसके कॉमन नेम क्या है, वो किस फैमिली से है, और उसका हैबिट क्या है, वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है। एक पूरा मैंने टेबल ऐसे बनाई थी 46 कॉलम की। देन मैंने सेकंड टेबल बनाई, जहाँ पे मैंने उसके बॉटनिकल नेम लिखे, एंड उस पे बनाया था उसके यूजेस क्या है, ट्रेडिशनल यूजेस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने कलनरी यूजेस क्या है, ट्रेडिशनल यूजेस क्या है, ये सारी चीजें। देन मैम ने मुझे उसमें एक चीज और लिखने के लिए बोली थी, उस वो एंटी कैंसर होता है ना, ऐसे प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, या फिर एंटी, जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, मैम ने बोला था ये लिखने के लिए। और एक मुझे पेपर मिल गया था, उसमें वो सारी चीजें मुझे मिल गई थी। सो टचवुड मुझे बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, वहां से मैंने बस उसमें से लिख दिया था। तो दैट्स हाउ आई रोट माई पूरा रिजल्ट। रिजल्ट लिखने के बाद मैंने फोटो प्लेट्स लगाई थी। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पेज लिया, मैं यहाँ कहीं पे दिखा दूंगी मैंने टेबल कैसे बनाई थी और फोटोज कैसे लगाई थी। बहुत सारे लोग करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पेज है, यहाँ कहीं पे फोटो लगा देंगे एंड देन उसका क्लासिफिकेशन, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख देंगे। वो भी सही है, बट मुझे टेबल वाला ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने वैसे करा। तो मैंने फोटो प्लेट्स लगाई, फोटो प्लेट्स में मैंने एक पेज में 4 फोटोज लगाई, ऐसे ऐसे करके पूरे 46 हो गए थे। बाकी बच्चों ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आप जब प्रिंट निकलवाते हो तो ग्लॉसी पेजेस महंगे निकलते हैं, 20 रुपीज पर पेज निकलता है। जो ग्लॉसी पेजेस होते हैं, फोटोज निकालते हैं, वो अच्छे पेजेस, थोड़ा मतलब अच्छी फिनिश आती है उसकी। और जो नॉर्मल पेजेस होते हैं वो 2 रुपीज या 3 रुपीज पर पेज निकल जाते हैं। तो अब तुम हर पेज पे, फॉर एग्जांपल तुमने एक पेज पे फोटो लगाई, देन उसका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें लिखी, तो तुम्हारा फिर बहुत लंबे पेजेस पे जाएगा वो सिर्फ फोटोज पे ग्लॉसी नहीं होगा, पूरा पेज ही ग्लॉसी होगा, तो वो बहुत महंगा पड़ रहा था बच्चों को। हमने क्या किया कि हमारे कुछ जितने भी 10-12 पेजेस फोटो के हुए, हमने सिर्फ उतने ग्लॉसी पेजेस निकाले, बाकी जिसमें हमने लिखा लिखा था उन पेजेस को हमने सिंपल रहने दिया। उन पेजेस को हमने नॉर्मल पेजेस पे निकलवाया, सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो वो 2 रुपीज या 3 रुपीज पर पेज निकल गया था, 100 GSM वाले पेपर्स। तो वो हमारा सस्ता, मतलब हमारा जब हमने प्रिंट करवाया तो सिर्फ फोटोज ग्लॉसी पेजेस में निकली, बाकी हमारा वो सस्ता निकला। तो जो बच्चे वैसे बना रहे थे तो उनको बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार टेबल में अपनी सारे जो भी आपके स्पीसीज मिली हैं उनको देख लो। मेरी आवाज चेंज होते जा रही है बिकॉज मेरा गला। और दूसरा, आप फोटोज वाला सिर्फ अलग करो, फोटो प्लेट्स करके फोटो प्लेट 1 पे 4 फोटोज लगा दो। एंड फोटोज भी अल्फाबेटिकली ही लगाएंगे, जिस सीरीज पे आपने अपने बॉटनिकल नेम्स लिखे हैं उसी सीरीज पे आपको फोटोज लगानी है। एंड फोटोज के नीचे पे जब आप बॉटनिकल नेम लिखोगे वो इटैलिक्स पे आना चाहिए, मैं इधर कहीं पे लगा दूंगी, पेज आप देख लेना। उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। सो कंक्लूजन भी बहुत इजी है, वो भी अपने सीनियर्स के उसमें से देख लेना। उसमें आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको एक्सप्लेन करना है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे और आपने इस पे क्या-क्या काम किया है। तो मैं बोलूँगी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स, जो कंक्लूज़न होता है वो पेज भी बहुत ईज़ी होता है, वो आपको खुद से ही लिखना होता है। इट्स नॉट लाइक आपको किसी पेपर से छापना है या किसी पेपर को पढ़ना है, नो। आपने इतना काम अपने ऑलमोस्ट 7-8 महीने हमने अपना पूरा डिसर्टेशन बनाने में लगाए हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता होता है कि मैंने इसमें क्या-क्या काम किया है, वो मुझे अपनी लैंग्वेज पे लिखना होता है। आप चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प अपनी लैंग्वेज, अपना जो आपका लिखने का तरीका है उसको एनहांस करने के लिए लिख सकते हो, बट प्रॉपर आपको चैट जीपीटी नहीं बताएगा कि आपने क्या काम किया है, वो आपको ही पता है अगर आपने खुद से किया है तो। वो एक चीज है। एंड फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बोलूंगी, रेफरेंसेस का एक लास्ट में पेज आता है,
जब भी आप कोई पेपर पढ़ रहे हो, आप उसमें से भले ही थोड़ा-सा भी हेल्प ले रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप उसका जो भी उस पेपर का लिंक है या उसके जो रेफरेंसेस हैं, जो भी उसका ऑथर वगैरह है, मतलब जिसने भी वो पेपर लिखा है, उनको एक फ़ाइल उसकी अलग से बना लो, ठीक है? उसे लिख लो वहाँ पे, किस तरीके से मैं दिखा दूँगी यहाँ पे। और उस पेपर के नीचे पे जितने भी अगर आपने एक पेपर पढ़ रखा है, उस पेपर के नीचे भी जो रेफरेंसेस हैं, उनको भी कॉपी करके लिख लो। मतलब ये मत सोचना कि 10-20 रेफरेंस हो गए तो इनफ है। तुमने अगर एक पेपर लिया, उसके नीचे जो रेफरेंसेस हैं, उनको भी तुमको कॉपी करना है और एक जगह पे पेस्ट कर लो और ये चीज़ स्टार्टिंग से करना, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपको लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी। स्टार्टिंग से ही रेफरेंसेस को कॉपी करके एक जगह पे सेव करते रहो। नाउ इसमें भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो क्योंकि जो रेफरेंसेस होते हैं वो भी अल्फाबेटिकली आते हैं, तो आप उनको कॉपी करके फिर चैट जीपीटी पे डाल के उसको बोल सकते हो कि इसको अल्फाबेटिकली डाल के दे दो। देन वहां से कॉपी करके अपने डिसर्टेशन पे आप उसे पेस्ट कर लो तो वो आसान हो जाता है थोड़ा। नाउ हाँ, मतलब ऐसे ही बनाया मैंने अपना डिसर्टेशन। कुछ चीजें मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। पहला तो जहां जहां पे बॉटनिकल नेम लिखोगे वहां वहां पे आपको इटैलिक्स पे लिखना है। उसके साथ ही आप जस्ट मेक श्योर कि स्टार्टिंग से फ़ोटोज़ खींचना शुरू करो, फ़ोटोज़ को जीपीएस कैमरा से ही खींचना। एंड यही तरीका अप्लाई करना जहाँ तक हो कि पहले टेबल में सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर लो एंड देन उसके बाद फ़ोटोज़ आप अलग से लगाओ। जब आप प्रिंट करवाओगे तो फ़ोटोज़ वाले पेजेज़ को आप ग्लॉसी पेजेज़ पे प्रिंट करवाना, बाकी पेजेज़ को नॉर्मल पे प्रिंट करवाना, उससे आपके प्रिंट करने का खर्चा कम निकलेगा। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो आपके टीचर्स आपको शायद नहीं बताएँगे। जस्ट मेक श्योर कि जब आप अपना डिसर्टेशन के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करने फ़ील्ड में जा रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर आप उस फूल को या जिस भी टॉपिक आपको उस वीड को या जिस भी टॉपिक को आप क्लिक कर रहे हो, उसे तोड़ लाओ और उसे हर्बेरियम बना लो। उसे सुखाने डालो कॉपी के अंदर और बाद में हर्बेरियम फ़ाइल लो, उसमें चिपका लो। नाउ यू विल से कि हमारे टीचर्स तो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है हर्बेरियम बनाने की। हमारे टीचर्स ने भी बोला था। हमारे पिछले साल के जितने भी 10 साल के मैं बैचेस ले लूँ, किसी ने हर्बेरियम नहीं बनाई होगी, ठीक है? हमसे पहले जो 10 साल पहले बच्चे होंगे, दे जस्ट मेक डिसर्टेशन, सबमिट एंड दैट्स इट। हमें हर्बेरियम बनाने के लिख बोला नहीं होता, हमारे सिलेबस में भी कहीं पे मेंशन नहीं है कि तुम्हें हर्बेरियम बनानी है। बट इस बार कुछ टीचर्स को पता नहीं क्या हुआ, जैसे हमारे अशेडो सर भी थे, तो उनके अंडर जो बच्चे थे, सर ने उनको बोला था कि तुम्हें हर्बेरियम बनानी है। देन उनको देख के 2-3 टीचर्स और इन्फ्लुएंस हुई, दे सेड कि तुमको भी हर्बेरियम बनानी है। तो क्लास के कुछ बच्चों ने हर्बेरियम बनाए क्योंकि उनके सुपरवाइजर ने बोला था। हमारे सुपरवाइजर ने स्ट्रिक्टली बोला था कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। अब हमारी मैम ही हमको बोल रही कि कोई ज़रूरत नहीं है हर्बेरियम बनाने की, तो हमने नहीं बनाई। देन हमारी जो एग्ज़ामिनर आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सोचा था कि मैं बताऊँगी आपको कि क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे, अपने क्लास के बच्चों से पूछूँगी एंड देन एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। बट जो हमारे एग्ज़ामिनर आए थे, उन्होंने डिसर्टेशन से रिलेटेड हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब होता है ना कोई, उसके पहले हमारा जो प्रैक्टिकल हुआ था फॉरेस्ट इकोलॉजी का, हमारे इतने अच्छे एग्ज़ामिनर आए थे, इतने अच्छे से उन्होंने हमको चीज़ें एक्सप्लेन करी, फ्यूचर के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करी कि कैसे क्या करना है, क्या प्लान्स हैं। मतलब लिटरली एक बच्चे पे 15-20 मिनट का वो टाइम ले रहे थे और बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि उनके सारे क्वेश्चन के हम आंसर दे रहे थे, नो। बट हमारे जो दूसरे एग्ज़ामिनर आए थे, ही वाज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, बहुत ही जाने-माने प्रोफेसर हैं। बट ऑल ही डिड इज़ करेक्ट असैसिनेटेड गर्ल्स। पहला आके ही उनका ये था कि तुम्हारा एमबीपीजी तो बहुत बदनाम है, यहाँ तो बस गुंडागर्दी होती है, जो कि हर कॉलेज पे होती है। जहाँ-जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते हैं, जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो हर कॉलेज पे ये लड़ाई झगड़ा मार होता ही है। बट पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। मतलब हमारी क्लास में 40 50-60 की स्ट्रेंथ है। आई डोंट थिंक सो कोई भी बच्चा वोटिंग के टाइम पे आता होगा, क्योंकि हमको नहीं पसंद ये इलेक्शन-विलेक्शन, हम नहीं जाते वोट-वोट करने। तो उनका वो एक परसेप्शन लेके आए थे, उन्होंने वैसे ही हमको ट्रीट किया। दे लिटरली करेक्ट असैसिनेटेड अस। कोई बच्चा अबंडेंस को अब्युंडेंस बोल दे तो वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना एरोगेंस है, तुम कितने बदतमीज हो। अगर कोई आंसर उनको फॉर एग्जांपल कुछ नहीं आता या कुछ गलत बोलते तो ऑफ कोर्स बच्चे हैं यार, जितना तुमको टीचर को आता होगा उतना बच्चे को नहीं आता होगा। ही लिटरली लाइक तुम, मैं यहाँ होता तुम्हें तो यहाँ से लात मार के बाहर करता, लड़कियों से लिटरली ही वाज टॉकिंग लाइक दिस, तुम्हें लात मार के बाहर करता। तुम तो यहाँ रहने के वो नहीं हो, तुम हो कैसे यहाँ पे, तुम्हें रखा किसने है, ऑल ऑफ दैट। उसके बाद उन्होंने हमारे अपब्रिंगिंग पे बात कर ली, सब कुछ किया उन्होंने। बस हमें ये बताने के अलावा कि डिसर्टेशन एक्चुअली कैसे बनता है, क्या-क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है डिसर्टेशन के लिए, आगे जाके अगर हमें जाना है रिसर्च वगैरह पे तो कैसे हमें काम करना चाहिए। तो मेरा वाइवा एक्सपीरियंस बहुत खराब था, तो मैं बता ही नहीं सकती आपको कि टीचर्स आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे सीनियर्स ने हमको जितना बताया, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपका एग्जामिनर उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपको कौन-कौन सी स्पीशीज़ मिली हैं, उसके बॉटनिकल नेम वगैरह अच्छे से पढ़ लो, उसके कुछ यूजेस वगैरह अच्छे से पढ़ लो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से डिफाइन करो, आपने वो टॉपिक क्यों लिए है, ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखो।
बस यही था आई थिंक। एंड अगर आपको टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं बना दूंगी एक वीडियो टॉपिक्स पे भी अपने क्लास के बच्चों से पूछ के, इसके पहले कि वो सब ग्रुप लीव करना स्टार्ट करें। तो मैं उनसे टॉपिक्स पूछ लूंगी। एंड बॉटनी वाले बच्चों के लिए ये मैं कर सकती हूँ बस, कि वो किस टॉपिक पे बना सकते हैं डिसर्टेशन। सो मुझे जस्ट एडिट करते हुए याद आया कि स्टार्टिंग के पेजेस का तो मैंने बताया है ही नहीं। सो व्हाट आई डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग। ओके, आप भी ये कर सकते हो। अपने सीनियर्स जिस टीचर के अंडर आप हो वो उस टीचर के अंडर होना चाहिए, उनसे उनका डिसर्टेशन मांग लो। उसके बाद जो भी आगे के पेजेस हैं, जो एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट और जो फ्रंट पेज होता है उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इन सारे पेजेस को कॉपी करके अपने डिसर्टेशन में पेस्ट कर लो। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू कि आपके जो उनका जो टॉपिक था उसको चेंज करके वहाँ पे अपना टॉपिक डाल लेना, उनका नेम चेंज, जहाँ जहाँ पे उनका नेम है वहाँ पे अपना नेम डाल लेना। एंड उनका रोल नंबर हटा के अपना रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और अपना टॉपिक वगैरह डाल लेना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, टीचर का नेम सेम रहेगा और जो लोगो वगैरह कॉलेज के है वो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो वो थोड़ा पढ़ लेना, उसको 1 घंटा लगेगा बट खुद से बनाने बैठोगे तो पूरा ही 1 दिन जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड मेरे लिए वो चीज़ काम करी और वो फिर लास्ट-लास्ट में थोड़ा जल्दी-जल्दी काम हो गया था। तो दैट्स हाउ यू कैन डू। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि मैं स्ट्रक्चर करके नहीं बोल रही हूँ, जैसा मुझे याद आ रहा था स्टोरी टाइम टाइप्स मैंने बता दिया, जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड को ही बता रही होंगी। तो वो मैंने मिस्टेक करी, पहले मुझे ऐसे भी लग रहा था फिर से वीडियो शूट कर लूँ, बट मैंने बहुत मेहनत से पूरा आधा घंटा लगा के आई थिंक, बहुत लंबी वीडियो बन रही है, आधे घंटे के आसपास जा रही है। आई होप कि आप लोग देख लो, 2x पे 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बता देती हूँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक बोलते-बोलते बहुत लंबा वीडियो हो गया। मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैंने बस कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे लिख दी थी कुछ-कुछ पॉइंट्स पे, बट पूरा ऐसा फ्लो में आई थिंक मुझे स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था कि पहले किस पे बात करनी है, दूसरा किस पे बात करनी है। तो मैं भी कुछ पॉइंट्स में भूल गई हूँ बीच के, मैं ऐसे स्क्रिप्ट बना के वीडियो नहीं बनाती। बट येस, आई थिंक इट विल हेल्प यू। एंड अगर आपकी कुछ भी मैं हेल्प कर सकती हूँ डिसर्टेशन से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी आवाज़ ही बदलते जा रही है और अब मुझे लगता है मेरा गला बैठ जाएगा। सो या बाय बाय।